हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं परमाफ्रॉस्ट के बारे में। परमाफ्रॉस्ट क्या है? तो ये एक बर्फ़ की मोटी चादर है। जैसे जो उत्तरी गोलार्ध में आप देख रहे होंगे, सूर्य की प्रकाश जहाँ पे नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे, या फिर से अपने जो हिमालयन रीजन है, जैसे लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे आप देखे होंगे कि वर्ष भर बर्फबारी होती रहती है, ठीक ना। और ठंडी के दिनों में सबसे ज़्यादा होती है, गर्मी में थोड़ा सा कम होती है। तो गर्मी में थोड़ा सा जब कम होती है तो वहाँ के बर्फ़ की चादर जो है वहाँ से हटने लगते हैं। अब जो पेड़ पौधे जो वहाँ पे पाए जाते हैं, जीव जंतु जो हैं, प्लांट्स जो पाए जाते हैं, वह क्या होते हैं, बर्फ़ की चादरों में ढक जाते हैं, जैसे आपको पता भी होगा। अब बर्फ़ की चादरों में जब ढक जाते हैं तो वो सड़े या गले या फिर से कार्बनिक रूप में वो क्या होते हैं, विघटन होके फिर उसमें मतलब समा जाते हैं। अब ये जो ग्लेशियर्स बनता है, अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जैसे वैसे जैसे वैश्विक तापन हो रहा है, उसके कारण होगा। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण आने वाले समय में और ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी। अब बीमारियाँ कैसे फैलेंगी? एक तो फ्लड वगैरह की जो सिचुएशन होगी उसके कारण। दूसरा जी जो चीज़ ये ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर क्या होंगे, जब मेल्टिंग होगी इनकी, जब ये पिघलेंगे तो क्या होगा, जो आसपास के इलाके हैं उनको तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे सर्वाधिक मात्रा में, जैसे बाढ़ फ्लड वगैरह के आना, सारी चीज़ें। और उसके कारण जो है, जैसे आपने देखा होगा पिछले बार जो सिक्किम में हुआ था, ठीक है, जो लेक जो है उसमें जो बाढ़ आया था, तो जो ग्लेशियर लेक बनता है वहाँ पर भी प्रभाव डालेगा। तो उसी से संबंधित हमारा आर्टिकल है जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। तो पिघलने से क्या होगा, महामारी की जैसी कंडीशन भी बन सकती है, आने वाले समय में जल संकट भी हो सकता है। तो ये सारे से चीज़ें से रिलेटेड है। तो एक अध्ययन के अनुसार बताया गया है परमाफ्रॉस्ट के बारे में, अगर हम लोग जानकारी इकट्ठा करें तो बताया गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुल क्षेत्रफल का लगभग 64.8% भाग जो है परमाफ्रॉस्ट से ढका हुआ है। अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या है? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, चादर है, जिसे ढका हुआ है, तो इसी का नाम क्या है, परमाफ्रॉस्ट, ठीक ना। तो लगभग आपको पता भी है, हिमालयन जो क्षेत्र है वहाँ पे, या फिर से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, गोलार्ध की तरफ, तो उसमें उत्तरी ध्रुवों की तरफ भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इवन अंटार्कटिका की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो परमाफ्रॉस्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो वह जमीन होता है जो कम से कम 2 वर्षों तक पूरी तरह जमी रहती है, और कितना पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पे, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो आपको पता भी होगा कि क्या हो जाएगा, जो जल होता है वो द्रव अवस्था से किस अवस्था में हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, सॉलिड अवस्था में आ जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। तो अस्थायी रूप से जमी हुई जमीन, ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्र और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों के तरफ पाए जाएंगे। अब उच्च अक्षांशों के क्यों पाए जाएंगे उधर? क्योंकि उधर आप देख पा रहे होंगे कि जो पृथ्वी है, इस उच्च अक्षांशों की तरफ यानी ध्रुवों की तरफ क्या होता है, प्रकाश का वितरण नहीं हो पाता है। सूर्य का प्रकाश का वितरण न होने के कारण यहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, यह इनको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक ना। तो पृथ्वी के उच्च अक्षांश और उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव हैं उनके पास सबसे ज़्यादा आम बात है यहाँ इनको पाना, ठीक है। ये भूमि पर तथा समुद्र तल के नीचे भी पाए जा सकते हैं। ठीक वैसे ही पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ फीट से लेकर कुछ मील तक अधिक तक ये फैल सकते हैं। जैसे आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र आप देख सकते हैं, एकल या पृथक स्थान जैसे अल्पाइन का जो क्षेत्र है, परमाफ्रॉस्ट पर्वत शिखर, इसको भी देख सकते हैं, कवर कर सकता है। फिर परमाफ्रॉस्ट जो होता है वो पृथ्वी के बड़े हिस्से को कवर करता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि के नीचे परमाफ्रॉस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट ये बनता किससे है? तो ये मिट्टी, चट्टानों और रेत के संयोजन से बना हुआ होता है, जो बर्फ द्वारा एक साथ क्या होते हैं, तीनों बंधे होते हैं। और ये परमाफ्रॉस्ट में मिट्टी, बर्फ ये पूरे जमी रहती है, पूरे वर्ष जमी रहती है बर्फ के कारण, यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं उनके कारण। यद्यपि जमीन जमी हुई है परंतु परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र हमेशा बर्फ से क्या ढका रहता है। तो ऐसा नहीं कहा सकता है कि परमाफ्रॉस्ट जो क्षेत्र है वो हमेशा बर्फ से ढका ही रहेगा। अब सतह के निकट आप देखेंगे तो परमाफ्रॉस्ट मिट्टी में बड़ी मात्रा में कार्बन होता है, जो मृत पौधों से बचा हुआ जो पदार्थ होता है, जो ठंड के कारण विघटित या सड़ नहीं सकते, वह इसमें क्या होते हैं, सिंकिंग करके इसमें बने होते हैं, इसमें इकट्ठे होते हैं। फिर निचली परमाफ्रॉस्ट परतों में मिट्टी मुख्यतः खनिजों से बनी होती है, और परमाफ्रॉस्ट के ऊपर मिट्टी की एक जो परत होती है वो पूरे साल क्या होती है, जमी नहीं रहती है। इसलिए सकरी परत कहलाने वाली जो यह परत गर्मियों में महीन पिघलन इसमें हो जाता है, जैसे मैंने बताया। और पतझड़ की ऋतु जब आती है, जब गर्मी का जो सीजन जो होता है, जैसे ही ऊपर उठता है वैसे ही टेम्परेचर जैसे ऊपर उठता है, उसी कारण क्या होता है, उसके कारण यह इसमें इसमें पिघलन शुरू हो जाता है, मेल्टिंग शुरू हो जाता है इसमें, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि जैसे जून का समय आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के आसपास चला जाता है ICTZ जोन।
तो उधर चला जाता है, यानी निम्न जो अक्षांशीय क्षेत्र हो ऊपर। अब ऐसे आपसे कहा जाए प्रश्न में कि केवल निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और केवल विषुवत रेखा पे ही पाया जाता है, केवल भूमध्य रेखा पे ही पाया जाता है, तो गलत है। वह वेरी करता है कि पृथ्वी की जो घूर्णन हो रही है, पृथ्वी जो परिक्रमा कर रहा है सूर्य का कर रही है, उसके दौरान वह सूर्य का प्रकाश कितना किस भाग पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा जहाँ पे पड़ेगा वहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंडेबल होता है। तो ठंडे क्षेत्रों में देखेंगे आप तो जमीन शायद ही कभी पिघलती है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहाँ उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए वो मेल्टिंग नहीं हो पाती। वही गर्मियों में ज़्यादा मुख्य रूप से पिघलने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ठंडी के दिनों में यह जो इसका आकार होगा क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जितने भी द्रव होंगे वो क्या होंगे, वो ठोस के रूप में परिवर्तित होंगे, तो इनका आयतन बढ़ेगा। ठीक वैसे ही गर्मी के दिनों में क्या होंगे, जब मेल्टिंग होगा तो ये पिघलेंगे, तो इनका जो है ये मोटाई होगी वो क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से आपका जो है रिलेटेड था, जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, तो इसमें कोड कर सकते हैं आप। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।